Hello my friends, this is me Prashant Tripathi, your mentor for teaching and learning process. In this video lecture, we are going to talk about the second lecture of ICSE Biology for class 10. बच्चों, in previous lecture we have talked about the structure of chromosomes. We have talked about the structure of DNA. We have talked about the gene structure and we have talked about each and everything related to chromosome. And in this lecture we are going to talk about the cell cycle and cell division. तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम. सो बच्चों, When we talk about the cell division बच्चों दो तरह का होता है. कौन कौन सा होता है? एक सेल डिवीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, और एक सेल डिवीजन होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं मियोसिस. बच्चों, हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं. दो तरह की एक्टिविटीज कहने का मतलब कि एक एक्टिविटी जो होगी जो लाइफ टाइम हमारे लिए चलती रहती है. लाइफ टाइम हमारे लिए चलने का मतलब कि ओवरऑल हम पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी, हमारी ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी, हमारी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उस पर कॉन्सेंट्रेटेड होगी. अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं कहीं तो उस इंजरी को पूरा करने के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेटेड होगी. और एक डिवीजन इस तरह का होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यू लाइफ को फॉर्म करने के लिए. अच्छा, न्यू लाइफ का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली होता है रिप्रोडक्शन से. रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि हम रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरह का ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेंगे, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसीलिए कि फिर से प्रोडक्शन करना, उस पर नहीं जाते हैं. बच्चों, माइटोसिस जो होता है ये हमारी बॉडी में लाइफ टाइम होता रहता है. लाइफ टाइम होता रहता है तो अभी हमने आपको बताया कि ये पूरी तरह से हम पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा. हम पे कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब कि ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बच्चों, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमारे इंजर्ड टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलती रहती हैं एक्टिविटीज. इसके बाद बच्चों मियोसिस की बात करते हैं. तो मियोसिस मेनली होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. बच्चों, हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम मेल में या हम बात करें यहाँ पे तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जब हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं तो बच्चों हम लोग सीधे बात करते हैं यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन की. इसको समझिएगा, गैमीट फॉर्मेशन की. और गैमीट फॉर्म होगा तो मेल में जो गैमीट फॉर्म होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में जो गैमीट फॉर्म होगा वो होगा ओवम या ओवा, या इसी को बच्चों हम लोग एग बोलते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. इसके बाद हम एक एक चीज को लेकर के बात करेंगे. एक एक चीज कहने का मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस पे कंसंट्रेट करेंगे अभी, देन मियोसिस, देन सेल साइकिल पे कंसंट्रेट करेंगे. बच्चों, जो हम लोग सेल साइकिल की बात करते हैं या सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल साइकिल नहीं, अभी हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं. तो सेल डिवीजन को हम लोग दो फेज में डिवाइड करते हैं. एक फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. बच्चों, यहाँ पर काइनेसिस और इस वर्ड को अलग अलग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए होता है. बच्चों, अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियो वर्ड जो है इसको लिया गया है कैरियन से. और बच्चों, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. तो जब बच्चों न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, समझिएगा यहाँ पर साइटो है मतलब कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है. जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा देन इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. एक चीज बहुत बेसिक सी है, आप इसे समझ लीजिए कि माइटोसिस में हमेशा एक से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मियोसिस की बात करते हैं हम तो मियोसिस में एक से चार सेल का फॉर्मेशन होगा. कितने? 4 सेल का फॉर्मेशन होगा. और इसके बाद हम देखते हैं तो बच्चों माइटोसिस के प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हम. सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं इंटरफेस. इंटरफेस एक ऐसा प्रोसेस है, इंटरफेस या इसे रेस्टिंग फेज भी नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? रेस्टिंग फेज भी नाम देते हैं. या बच्चों इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं. प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं मतलब क्या हो रहा है?
प्रिपरेशन किया जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था कि कैरियोकाइनेसिस होती है, देन साइटोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा पहला। तो न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए न्यूक्लियस को प्रिपेयर किया जाएगा। तो चलिए न्यूक्लियस को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। बच्चों पहला फेज जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड बहुत इजीली विजिबल हो रहा है। हमें समझिएगा, इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड्स विजिबल होते हैं। इसके बाद दूसरे फेज में आते हैं हम। तो दूसरा फेज होता है जिसे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। बच्चों प्रोफेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होंगे वो कंडेंस्ड हो जाएंगे। हमने आपको सेल में ही बताया था कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन तब होता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, और सेल डिवीजन के टाइम पर ही क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखते हैं हम यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम डबलेट फॉर्म में हो जाएंगे। डबलेट मतलब दो दो क्रोमोसोम एक साथ अटैच हो जाएंगे। किससे अटैच होंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार सेल का वीडियो देख करके आइए, तो आपको बहुत इजीली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पर बीच में हम देखें तो क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर से लगे हुए ये क्या है, क्रोमैटिन क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स या हम बोले सिस्टर क्रोमैटिड हैं। तो ये बात समझ में आ गई हमको। और क्या हो रहा है बच्चों, इसके साथ जो न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगी, धीमे धीमे डिसअपियर होना शुरू हो रही है। अभी ये अर्ली प्रोफेज की बात है, अभी प्रोफेज में सेल गई है। इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो बच्चों ये बात है लेट प्रोफेज की, लेट प्रोफेज की, मतलब कि यहाँ पर प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोफेज कंप्लीट होने में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। क्रोमोसोम डबलेट फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। डबलेट फॉर्म मतलब दो दो के फॉर्म में चेंज हो चुके हैं, बट क्रोमोसोम स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। और इसके साथ एक चीज और समझिएगा कि बच्चों यहाँ पर ये एस्टर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। एस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, सेंट्रोसोम पाया जा रहा है। और बच्चों सेंट्रोसोम पाया जा रहा है तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जितनी भी हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, ये हम एनिमल सेल में कर रहे हैं, एनिमल सेल में कर रहे हैं। तो चलो इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एस्टर्स स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे फेज को हम लोग नाम देते हैं मेटाफेज। क्या नाम देते हैं, मेटाफेज। और मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। समझिएगा, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन लेट प्रोफेज में शुरू होता है और मेटाफेज में आकर के कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं, एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं बच्चों। इसी को हम लोग नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट आप लोगों के लेवल पर हम ये बोल सकते हैं कि एक इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अरेंज हो गए हैं जाकर के, बट इसे टेक्निकली या टर्मिनोलॉजी में नाम दिया जाता है मेटाफेज प्लेट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मेटाफेज के बाद आता है बच्चों एनाफेज। एनाफेज में भी ये जो है ये अर्ली एनाफेज है। अच्छा, इसको समझने के लिए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक और चीज समझिएगा कि अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर बताते हैं हम आपको, यहां बीच में कहीं सेंट्रोमियर पाया जाएगा। समझिएगा, बीच में कहीं सेंट्रोमियर, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे जुड़े हुए हैं, इससे सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे से जुड़े हुए हैं बच्चों। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि दो चीजें मिल करके ये स्पाइनल फाइबर इससे जुड़ेंगे और जोड़ करके इसको खींच लेंगे। बट ये खींचेंगे कैसे, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। तो समझेंगे कि खींचेंगे कैसे, खींचते इसी से हैं कि ये काइनेटोकोर से जुड़ते हैं आकर के, और काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद जो कुछ स्ट्रक्चर होगा, या हम बोले जो डबलेट फॉर्म में था वो सिंगलेट फॉर्म में हो गया। सिंगलेट एक साइड में चला जाएगा और सिंगलेट दूसरे साइड में चला जाएगा। अब जब हम लेट एनाफेज में आते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर लेट एनाफेज में जब आ गए तो क्या हो रहा है, ये जो
सिंगलेट फॉर्म में पाए जा रहे थे यहाँ पे, ये अब दूर दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे, मतलब अपोजिट पोल में अरेंज हो जाएंगे। ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, अपोजिट पोल में अरेंज हो जाएंगे। और जब अपोजिट पोल में अरेंज हो जाएंगे तो उसी टाइम पे यहाँ पे अंदर साइड में जो ये इन्वेजिनेशन ही आगे जा करके और ज्यादा इन्वेजिनेट हो जाएगा, और ये इतना इन्वेजिनेट होता जाएगा कि सेल एक टाइम बाद पूरी तरह से अलग हो जाएगी। इन्वेजिनेशन अंदर जाता जाएगा और पूरी तरह से सेल डिवाइड हो जाएगी, और सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना लेगी। तो बच्चों जब ये इन्वेजिनेशन बनता है उस फेज को क्या नाम देते हैं हम लोग? उस फेज को नाम देते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में आकर के ये सेल दोनों डिवाइड हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हमने आपसे बताया था कि कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। बच्चों साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है टीलोफेज में आकर के। किसमें होता है? टीलोफेज में होता है। कैसे होता है अगर हम लोग देखें तो बच्चों प्लांट में और एनिमल सेल में दोनों में टीलोफेज में आकर ये डिफरेंशिएशन हो जाता है बहुत ज्यादा। और एक चीज और कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसलिए स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन अपने आप शुरू होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, वहां पे एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो हमने क्या बात की अभी? हमने बात की साइटोकाइनेसिस की। हमको साइटोकाइनेसिस की बात करनी थी। बच्चों साइटोकाइनेसिस दो तरह से होती है, एक होती है सेल फरो फॉर्मेशन और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। बच्चों सेल प्लेट जो बनती है वो प्लांट सेल में बनती है, जबकि सेल फरो जो बनता है वो एनिमल सेल में बनेगा। सेल फरो का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि सेल है यहाँ पे और इस सेल में अंदर साइड में यहाँ पर इन्वेजिनेशन बनना शुरू हुआ, आगे जाकर के यही इन्वेजिनेशन और ज्यादा हो जाएगा और आगे जाकर के यही इन्वेजिनेशन दो सेल्स में डिवाइड कर देगा। दिस इज सेल फरो फॉर्मेशन। और जब हम सेल प्लेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बच्चों ये सेल और इसमें धीमे धीमे यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना ऑटोमेटिकली शुरू होगा और यही सेल प्लेट आगे जाकर के पूरा कंप्लीट डिवीजन कर देती है और डिवीजन करके दो अलग सेल बना लेंगे। सो बच्चों दिस इज अबाउट द माइटोसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने आपको डिफरेंशिएशन भी बता दिया। इसके बाद हम मियोसिस की बात करेंगे। बच्चों मियोसिस आपके कोर्स में उतना ज्यादा नहीं है, बट हम थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मियोसिस के बारे में भी बता देते हैं। बच्चों मियोसिस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि मियोसिस में 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। 1 से 4 सेल के फॉर्मेशन में एक चीज आप देख लीजिए मियोसिस में बस, कि बच्चों मियोसिस में जो डिवीजन होता है वो दो तरह का डिवीजन होता है। समझिएगा, दो तरह का डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। और दूसरा डिवीजन जो होता है वो सेम एज इट इज माइटोटिक डिवीजन होता है। दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है। बच्चों रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहां पर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चों रिड्यूस हो रहा है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर। तो बच्चों इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जब भी हम बात करते हैं माइटोसिस की, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब भी हम माइटोसिस की बात करते हैं तो डिवीजन के बाद हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो होगा, क्रोमोसोम नंबर वो हमेशा सेम होता है डॉटर सेल में। अगर हमने कहा यहां से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा यहां पर अगर 2n नंबर क्रोमोसोम है, 2n नंबर क्रोमोसोम समझने से पहले या इससे सिंपल आप समझ लीजिए यहाँ पे क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो यहां पर भी 46 और यहां पर भी 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। तो बच्चों जब हम लोग मियोटिक डिवीजन देखते हैं तो मियोटिक डिवीजन या मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपने बात की यहाँ पे कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो बच्चों यहाँ पर 46 नहीं जाएंगे, यहाँ पर 23, 23, 23 एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो क्या बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल का मतलब होता है कि पूरे डिवीजन के टाइम पे सेल कौन सा पाथ फॉलो कर रही है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो 1 से 2 सेल बनने में, अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो 1 से 4 सेल बनने में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों ऐसे कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका,
जो पहला फेज होता है अगर हम देखें तो ये डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है? अभी हमने आपको बताया था कि इंटरफेज होता है, पहला फेज होता है जिसे हम रेस्टिंग फेज ही बोलते हैं, तो वहीं से डिवीजन स्टार्ट होगा। और रेस्टिंग फेज में बच्चों, रेस्टिंग फेज के यहाँ पर 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहला फेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं G1 फेज। दूसरा फेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस फेज, और तीसरा फेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं G2 फेज। उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप जानते हैं डिफरेंट फेज होते हैं, जिसमें कि प्रो फेज होता है, मेटा फेज होता है, एना फेज होता है, देन टीलो फेज होता है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के बाद में 2 सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। अगर आप माइटोसिस की बात करते हैं 4 सेल फॉर्म हो जाएंगे अगर हम मियोसिस की बात करेंगे। तो बच्चों G1 फेज को हम देखेंगे तो G1 फेज में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर जो भी प्रोटीन, जो भी आरएनए का फॉर्मेशन होना होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पर जब सेल आ जाती है या जब ये सेल साइकिल कर रही होती है G1S G2 फेज की, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब सेल डिवाइड होगी तो इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म जाए। और एक चीज और कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है इसका रेशियो बरकरार रखने के लिए ये साइटोप्लाज्म अपना वॉल्यूम बढ़ाता है ताकि दोनों सेल में इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म जाए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, इनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है और ये इजीली डिवाइड कर जाती हैं अपने आप से। इसके बाद हम देखते हैं तो एस फेज आता है। बच्चों एस फेज में डीएनए का डिवीजन होगा। डीएनए का डिवीजन क्यों होगा? फिर से वही बात कि इक्वल अमाउंट में डीएनए का मॉलिक्यूल दोनों सेल में पहुंचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द डिवीजन ऑफ डीएनए अकर्स। तो क्या होता है? एस फेज ऑफ इंटरफेज। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज में क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन, जो बची हुई प्रोटीन होंगी या नेसेसरी प्रोटीन होंगी, उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और सेल रेडी हो जाती है डिवीजन के लिए। बच्चों इस सेल साइकिल के दौरान सेल को एक मौका मिलता है कि सेल अपने डिवीजन के प्रोसेस को रोक सकती है या सेल डिवीजन को विड्रॉ कर सकती है। बट अगर वो सेल ऐसा नहीं करती है तो उसे डिवाइड करना ही पड़ता है, मतलब कि सेल बाउंड हो जाती है फिर सेल डिवीजन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल। अगर आप लोग चाहें तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद कुछ सेल्स होती हैं। अच्छा, कुछ सेल्स होती हैं जो पूरे लाइफ टाइम डिवाइड करती रहती हैं। कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन टेंडेंसी नहीं होती है, या कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो एक बार डिवाइड करती हैं, दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। तो बच्चों इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स कौन सी हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स अगर आप देखते हैं तो जो हमारी ब्रेन की सेल्स हैं या हम बोले जो हमारी नर्व सेल्स हैं, ये एक बार फॉर्म होने के बाद ये कहां फॉर्म होती हैं? बच्चों ये फॉर्म होती हैं एम्ब्रियो में। एक बार एम्ब्रियो में फॉर्म होने के बाद अगर ये डेड हो जाती हैं तो ये दोबारा डेवलप नहीं कर सकती हैं। अगर आप लिवर की सेल्स की बात करते हैं तो लिवर की सेल्स में रीजनरेशन टेंडेंसी होती है, बट ये वंस रीजनरेट कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी स्किन की सेल्स। बच्चों क्या होता है? स्किन की सेल्स रेगुलर बेसिस पर अपने आप को चेंज करती रहती हैं, या हम बोलते हैं कि अगर टिश्यू कहीं डैमेज हो जाता है तो वहां पर बहुत इजीली सेल्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कहीं आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप घबराएं ना उस टाइम पे। बच्चों क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि अगर आप देखते हैं, अगर हम सेल डिवीजन के टाइम पे देखें तो सेल डिवीजन के टाइम पे एक जगह पे मियोसिस की कंडीशन में एक ऐसा फेज आता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स, बच्चों देखें हम तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा और ये गैमीट्स आगे जा करके एक साथ मिलेंगे। हम बात करते हैं स्पर्म की, हम बात करते हैं ओवा की, दोनों मिलेगा जा करके और यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्पर्म है या ओवा है, ये जब कंबाइन करते हैं तो इनके क्रोमोसोम्स हम ऐसे देख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं मेल क्रोमोसोम है और ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है?
ये फीमेल क्रोमोसोम है। तो जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो मिलने के टाइम पे बच्चों इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ कंबाइन करते हैं। और देखिएगा जो सिस्टर क्रोमैटिड, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जब ये मिलते हैं जाकर के तो कैसे मिलेंगे, यहाँ पे जब ये मिलेंगे तो ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं मतलब कि जैसे एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, ये इसके साथ ऐसे मिलेगा और कुछ इसका पोर्शन इसमें आ जाएगा और इसका कुछ पोर्शन इसमें आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, समझिएगा इसको, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे? ऐसे। तो क्या हो गया बच्चों, यहां पर इस पोर्शन में ये यहां पर मिक्सिंग हो गई है क्रोमोसोम्स की, और मिक्सिंग हो गई है क्रोमोसोम की, तो इसी इवेंट को हम लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जहां पर ये मिक्सिंग होती है इसको हम लोग नाम देते हैं चैज़्मा। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं चैज़्मा। दिस इज द इवेंट नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने इस चैप्टर के हर एक इवेंट को कवर कर लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and follow the Infinite Sports Academy. The link is in description. You can follow from there. Thank you so much.